मेरा नाम राजेश रंजन है और मैं पटना युवा प्रकोष्ठ में 2001-2002 में काम किया करता था। उसके बाद फिर VIT सिंधी से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहाँ से फिर गेट में थोड़ा अच्छा रैंक आने के कारण फिर मैं IISc बेंगलोर चला गया। वहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मैंने मास्टर्स की डिग्री ली। 3 साल में एक टाटा की कंपनी कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब में काम किया और उसके बाद अभी मैं फिर से PhD कर रहा हूँ। आप पटना के युवा प्रकोष्ठ में जब जुड़े थे तो यहाँ की किन किन गतिविधियों से आप मतलब जुड़े हुए थे? खासकर सबसे मेन जो था, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, वो था जो संडे की जो यहाँ सुबह की वर्कशॉप होती है, तो सुबह 8 से 10 के बीच, तो उसमें मनीष भैया और जो भी लोग आते थे, जो उनका मार्गदर्शन होता था, तो उस हिसाब से काफ़ी वो मोटिवेटिंग रहता था। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन हो, कभी कोई डिप्रेशन आ गया या फिर ऐसे ही कोई भी जो नेगेटिव थिंकिंग आती है उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। और उसके बाद फिर रेगुलरली जो झोला पुस्तकालय चलता था उस पर फिर जो नुक्कड़ सभा होती थी पुणे पटना स्टेशन पे, तो उसमें कभी कभी आया करता था। यहाँ की गतिविधियों से आपकी पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता था? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होता था इस तरह का कुछ भी? मेरा ऐसा मानना है कि टाइम जो है वो उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग क्या होता है कि दिन भर कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी घर पे बैठे रहेंगे, वो पता नहीं हो, मतलब मुझे लगता है कि एक दिमाग की सीमा होती है कि आप कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद आप एक मनोरंजन के लिए एक साधन भी चाहिए, आपके दिमाग को एक रिलैक्स फील करने के लिए एक साधन चाहिए। तो कुछ लोग सिनेमा देख के मनोरंजन करते थे, कुछ लोग अलग अलग तरीक़ों से करते थे। मेरे मनोरंजन का साधन था कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये झोला पुस्तकालय चलाना या लोगों के बीच अच्छे मैसेज देना, अच्छे संदेश देना, ये मुझे अच्छा लगता था और एक तरह से हमारे जो पढ़ाई के चलते जो भी तनाव आता है उसको दूर करता था। तो एक तरह से वो सहयोगी था हमारे करियर को आगे बढ़ाने में। इसमें पढ़ाई में आपको पॉजिटिव इसमें क्या मिलता था? पॉजिटिव थिंकिंग से आपको कुछ इस तरह का जो हेल्प मिलता हो पढ़ाई करने में? पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कि गुरुदेव के विचारों से तो मैं काफ़ी पहले से जुड़ा रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसमें हैं, लेकिन जब यहाँ पे आया तो थोड़ा सा उनको समझना चालू किया, उनको पढ़ना चालू किया। तो गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं जैसे आगे बढ़ने की तैयारी, हारिए न हिम्मत, तो ये सब पुस्तकें जो है बेसिकली इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकें। और जो गुरुदेव जो अध्यात्म की बात करते हैं, जो वैज्ञानिक अध्यात्म की बात, अध्यात्म और कुछ नहीं है। अध्यात्म मतलब अधिजोड़ आत्म, मतलब अपनी आत्मा पर आपका अधिकार, मतलब आपके अंदर देखिए हर एक के ज़िंदगी में फेल्योर्स आते हैं और सक्सेस आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होता है उसको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। वो फेल्योर होने के बाद वो फिर से सक्सेस के लिए आगे बढ़ता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी मैसेजेस यहाँ से दिए जाते हैं, जो भी गुरुदेव ने लिखा है, तो वो एक तरह से मोटिवेटिंग है और कभी भी व्यक्ति को गिरने नहीं देती, उसे हमेशा ऊपर उठाए रखने के लिए प्रेरणा देती रहती है। आप यहाँ आते थे, गायत्री मंदिर में समय देते थे, आप युवा हैं, तो इस पे समाज का कोई मतलब विपरीत प्रतिरोध कि आप क्यों मंदिर जाते हैं, या परिवार का पढ़ाई से लॉस होगा, मंदिर मत जाओ, अभी से मंदिर जाना? मेरा एक ऐसा मानना है, जैसे कि मैं आज भी बहुत सारे काम करता हूँ, तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि मैं, अगर मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता कि मेरा परिवार क्या कर रहा है या समाज क्या कर रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आत्मा आपका सहयोग कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो सही कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों को इतना महत्व देने लगे कि समाज क्या कर रहा है और परिवार क्या कर रहा है, तो शायद हम कोई ऐसा साहसिक कदम ना उठा पाएँ। क्योंकि आप जैसे स्वतंत्रता संग्राम की बात ले लीजिए, उसमें क्या था कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाते थे उनका परिवार का विरोध रहता था, समाज का विरोध रहता था, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार उन्होंने समाज के लिए काम किया और आज वो एक जाने जाते हैं क्रांतिकारी नेता के रूप में याद किए जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जो लोग इसके विपरीत ऐसा रहे कि नहीं मुझे जॉब करना, उनके फैमिली वालों ने बोला था, जो अंग्रेज सरकार के अंदर जॉब करते रहे, तो उनका क्या हुआ, वो आज उनका कोई नाम नहीं लेता। तो इसलिए ये समय भी मुझे लगता है कि आज़ादी के समकालीन ही है। उस समय हम राजनीतिक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अभी हम सांस्कृतिक आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मेरे अंदर ये प्रेरणा थी कि कुछ करना है। तो वो कहते हैं ना, जब आप मुझे एक घटना याद रही, जब हम पुणे में थे तो रालेगन सिद्धि में अन्ना हजारे जी बोल के एक बहुत बड़े समाज सेवक रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि ज़्यादातर नीम के पेड़ पे उतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पे होते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो लोग आपको पत्थर मारेंगे, आपको धुतकारेंगे, दैट्स फॉर श्योर, उससे आप मुकर नहीं सकते। लेकिन आप अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो वही दुनिया फिर बाद में आपको आगे भी बढ़ाएगी और आपका मार्गदर्शन भी लेगी। तो
इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने कभी जब मुझे लगा कि कुछ सही है और मैं कुछ सही कर रहा हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि समाज क्या कर रहा है या परिवार क्या कर रहा है। आप उस समय किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने मतलब थॉट्स को, या यहाँ युवा प्रकोष्ठ में आते थे, आपको बहुत सारे फायदे होते थे, तो फ्रेंड्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे या नहीं? अगर आप ऐसे डायरेक्टली कहें कि मतलब मैं लोगों को प्रेरणा देता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो तरीका है, मतलब जो मैंने ऐसा सोचा है, जहाँ तक मैंने अपने आप को जाना है, कि मुझे लगता है कि आप काफ़ी चीज़ें अपने चरित्र, चिंतन और व्यवहार से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप मतलब हम उनको बुलाते थे, उनको अपने इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी लोग बुला के लाते थे कि आप चलो यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी बंदा मिला, मुझे लगता है अभी भी मैं किसी को देखता हूँ कोई उदास है या फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग से ग्रसित है, तो कोशिश करता हूँ कि उसको जो ज़रूरत है इमीडिएटली, कि उसको एक पॉजिटिव इंस्पायरिंग मैसेज दिया जाए। तो उस हिसाब से मैं कोशिश हमेशा करता था कि उसको कुछ ऐसी प्रेरणा दी जाए, और फिर धीरे से उनको फिर मिशन की विचारधारा से जोड़ने के बाद, सबसे पहले जो आज जो हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे युवा जागरण समारोह, उसमें उन्होंने राजीव रंजन जी ने, डॉक्टर राजीव रंजन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई अगर भूखा है तो आप उसको मंदिर ले जाएंगे तो उसको फ़ायदा नहीं करेगा, उसको सबसे पहले भूख है तो उसको खाने के लिए दिया जाए। तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, पहले उस ज़रूरत को दूर करो और उसके बाद उसको धीरे से समाज सेवा के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए प्रेरित करो, तो अपने आप वो आएगा और वो आगे बढ़ेगा और काम करेगा, उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो पहले दोस्तों को बारे में बातें करना, उनसे समझना उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको मिशन की विचारधारा से कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये प्रयास मेरा रहता था जी। अभी आप इसको मतलब किस तरह से अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं? हाँ, किस तरह से करते हैं? अभी तो खैर बहुत ज़्यादा माध्यम हो गए हैं, और अभी एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी एक सर्किल भी थोड़ा बड़ा हो गया है और लोग भी थोड़ा जानने लगे हैं। मतलब तो अभी अगर मैं कुछ चर्चा करूँ तो जैसे हमारे वहाँ पे रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं, फिर हमारे वहाँ पे एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं। बेंगलोर की परिस्थिति थोड़ी अलग है, जैसा कि आप पटना में देखते हैं, वहाँ की समस्याएं अलग है। वहाँ पे कॉर्पोरेट जगत की समस्या है, वहाँ पे सभी जॉब सुविधा हैं, लेकिन उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तमाम चीज़, नशेवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं। एग्जीबिशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मिशन का, गुरुदेव का जो इंस्पायरिंग थॉट्स है वो पहुँचाया जाए, साहित्य को पहुँचाया जाए। और उसके अलावा जो वर्कशॉप चलती है, लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वर्कशॉप में आइए, जो मोस्टली संडेज को कभी कभी चला करती हैं। फिर स्कूल्स कॉलेजेस में हम वर्कशॉप लगाते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए वहाँ पे थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये हुआ जो फिजिकल लेवल पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे, जैसे आप सभी लोग किसी न किसी नेटवर्किंग साइट्स वगैरह से जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप अपने विचारों को काफ़ी लोगों तक एक साथ प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे ऑर्कुड में काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मतलब 600 फ्रेंड्स हैं, फेसबुक में 400 फ्रेंड्स हैं। इस हिसाब से उनके थ्रू गुरुदेव के जैसे एक सद्वा की कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप इसको एक जो स्टेटस मैसेज दे दीजिए, उसको 600 लोग पढ़ेंगे। हाँ। आगे के युवा के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, आने वाले युवा के लिए? युवा के लिए यही सजेशन देना चाहूँगा कि एक मन में ये रखिए कि आप एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत, जैसा आप राजीव रंजन जी बता रहे थे, सभी लोग कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है और भारत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। और इसलिए आप हमेशा अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, इंस्पायरिंग थिंकिंग रखें और अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें कि कैसे अपना विकास करते हुए समाज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।